नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त किए जाने का आदेश आने के बाद से उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हज़ारों की तादाद में मदरसे, उसमें शिक्षा ले रहे लाखों की तादाद में छात्र और हज़ारों की तादाद में अध्यापकों का भविष्य एक बार फिर से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि 2004 में मुलायम सिंह सरकार में मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था और उद्देश्य ये था कि मदरसों में तालीम ले रहे बच्चों की शिक्षा को बेहतर किया जा सके, उनको अच्छे संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़कर मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, उन्हें विकसित किया जा सके। और ऐसा ही हो रहा था। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही थी। दीनी तालीम के साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही थी। उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जा रहा था। लेकिन 2004 में बनाए गए उस कानून को 21 मार्च 2024 को हाई कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड की मान्यता ख़त्म कर दी गई है। बोर्ड की मान्यता ख़त्म करने के बाद से ही उथल पुथल देखा जा रहा है। मदरसों में अब चिंता ये सताने लगी है कि मदरसों में जो बच्चे शिक्षा ले रहे थे, लाखों की तादाद में बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। हज़ारों की तादाद में अध्यापक जो उन्हें शिक्षा दे रहे थे, उनके भविष्य का क्या होगा। को बताते चला कि मदरसों को जो सहायता मिल रही थी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, बहुत पहले ही केंद्र सरकार ने सहायता से हाथ खड़े कर दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सहायता से हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन अब तो बोर्ड की ही मान्यता ख़त्म कर दी गई है। बहुत सारे मदरसे अपने संसाधनों से संचालित हो रहे थे, लेकिन बोर्ड ने सभी मदरसों की मान्यताएं ख़त्म कर दी है, यानी कि बोर्ड ही ख़त्म कर दिया है। इससे गहरा संकट तो आ ही गया है। अब भविष्य में क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। मसले पर आइए देखते हैं द वायर का इंटरव्यू। हशाम सिद्दीकी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू में हुई बातचीत। आइए देखते हैं कि इस मामले में किस तरह से इंटरव्यू और क्या क्या बातें हुई हैं। आइए देखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिसाम सिद्दीकी इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं। हिसाम साहब, ये जो पूरा फैसला आया है एक ही झटके में, ये हज़ारों में कहूँगी या लाखों लोगों को एक तरह से बेघर कहें या बिना शिक्षा के छोड़ दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10,000 टीचर्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और 25-30 लाख स्टूडेंट्स। ये पहली बात तो इस फैसले को हम समझें कैसे कोर्ट के? देखिए, ये फैसला तो किसी की समझ में नहीं आया है, इसलिए कि ये जो मदरसा तालीमी बोर्ड बना था 2004 में असेंबली के एक्ट से बना था। इसका कोई मकसद किसी के साथ फेवर करना वगैरह नहीं था। जैसे शिक्षा बोर्ड होता है वैसे एक बोर्ड था जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है और बहुत सारे जो जितनी एक्टिविटीज होती है तालीम की वो करवाता था। अचानक कुछ लोग चले गए कोर्ट में और जज साहब ने फैसला दे दिया उसको खत्म करने का और कहा ये तो असंवैधानिक यानी गैर आईनी है। अब वो कैसे असेंबली से पास एक बिल और या एक्ट बना हुआ कानून कैसे हो गया असंवैधानिक, किसी के समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन समझ में आने के लिए इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि फैसला आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया वो बहुत सारी चीजें कहता है। फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला, हम इसका खैर मकदम करते हैं और देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुसलमानों से कहूंगा कि वो देश का कानून माने। उसी बयान में वो फरमाते हैं कि हम हिंदुओं को सरकार सबको जनता का आशीर्वाद मिला है और प्रभु ईश्वर की कृपा है जो हम आज यहाँ हैं, तो हम अपनी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मतलब अगर उनको मैंडेट मिल गया है तो वो संविधान नहीं मानेंगे, मुसलमान संविधान माने और कानून माने। बहुत साफ साफ उन्होंने उसमें कह दिया है। तो फैसले का पस मंजर या फैसले का बैकग्राउंड आप समझ सकती हैं उनके बयान से। और इस बयान के पीछे की एक वजह यह है अरफा कि इधर 1 साल से आप भी देख रहे हैं कि मुसलमान किसी भी मामले पर बोलता नहीं है, खामोश रहता है, चाहे जितनी जातियां उनके साथ हो जाएं। तो बीजेपी को पोलराइजेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है मुसलमानों के नाम पर लोकसभा के इलेक्शन में। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये हिसाम साहब, मैं इस पे आती हूँ। पहले समझ लेते हैं कि इस फैसले से अदालत के असर कितना पड़ेगा, क्या करेंगे वो लोग आगे जो दीनी तालीम लेना चाहते हैं। और दर्शकों को मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ कि सचर कमेटी के मुताबिक 4% से भी कम ऐसे छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं जो पढ़ते हैं मदरसों में। यानी अभी भी 94% से ज़्यादा पढ़ रहे हैं स्कूलों में। जो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते। इसके अलावा अगर जाते भी हैं तो हाई ड्रॉप आउट रेट है,
है, यानी कि कुछ ही क्लास पढ़ के वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि इसका असर सिर्फ सरकारी जो मदरसे हैं उन पर पड़ेगा, जो मान्यता प्राप्त हैं उनका क्या होगा, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका क्या होगा, मदरसों का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कितने मदरसे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त सबका इम्तिहान मदरसा बोर्ड ही कंडक्ट करवाता था, एक बात तो यह है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त तकरीबन 16,500 मदरसे ये थे जो बोर्ड के तहत आते थे। एक मदरसे तो वो हैं जिनमें प्राइमरी तालीम होती है, कुरान की सिर्फ तालीम होती है, हदीस की होती है, जो चौथे पांचवें क्लास तक होता है। ये जो मदरसे 16,500 हैं, ये हैं हायर एजुकेशन के, जिनके पढ़े हुए बच्चे BA और MA के बराबर ही माने जाते थे। इनमें तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट हैं और 10,000 से ज्यादा टीचर हैं। इनमें से 650 मदरसे तो ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट एड देती थी और बाकी 8,500 मदरसे गैर एडेड थे लेकिन मान्यता प्राप्त थे। तो अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ एक बात जरूर कह दी है। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि इनके बच्चों को आप दूसरे जो तालीमी इदारे हैं उसमें एडजस्ट करिए सबको, लेकिन वो कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या करेंगे और वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड तो तालीम का दूसरा है जो पढ़ के आए हैं। तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाकर के वो कैसे उसको मेकअप करेंगे और कैसे लोगों के साथ उसका मुकाबला कर पाएंगे, ये जरा मुश्किल बात है। जी हाँ हिसाम साहब, यहाँ दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं वो सबसे गरीब बच्चे जो होते हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। और मदरसों का इसलिए एक रेजिडेंशियल एक कैरेक्टर भी होता है कि वहाँ पर रहकर बच्चे पढ़ सकते हैं। और वो बच्चे जो शायद चाय की दुकानों पर 10 रुपये 50 रुपये रोज़ पे काम कर रहे होते, वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीते हैं, गरिमापूर्ण डिग्निफाइड ज़िंदगी के वो मदरसे में पढ़ रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, वहीं रहने खाने का इंतज़ाम भी होता है। तो क्या आप ये मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, दारुल उलूम से लेकर और ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये सब भी इसके दायरे में आ रहे हैं? हाँ, सारे आ गए। जो जिन मदरसों का इम्तिहान फाजिल का और आलिम का मदरसा बोर्ड कंडक्ट करता था वो सारे इसमें आ गए। हाँ, दारुल उलूम देवबंद से नहीं आएगा और दारुल उलूम नदवा भी नहीं आएगा, क्या कि उनका एग्जाम वो लोग कंडक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। बैकग्राउंड यह है कि योगी सरकार आने के बाद मदरसों का सर्वे शुरू किया गया। मदरसे सर्वे करने की क्या जरूरत थी आज तक किसी की समझ में नहीं आया है। मदरसे सर्वे करने के बाद उन्होंने बता दिया 13,000 से ज्यादा, बल्कि 1,30,000 के करीब मदरसे गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्या मतलब है? और ये पूछा उस सर्वे में कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब उसमें बहुत सारे, देखिए हर जिले में, यूपी के हर जिले के सैकड़ों बल्कि हजारों लोग गल्फ में नौकरी करते हैं, UAE में करते हैं, अरब में करते हैं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में करते हैं। वो लोग भी मदरसों को पैसे भेजते थे ऑनलाइन। उसके लिए STF ने जब सर्वे किया तो उन्होंने कहा इसका तो दुबई कनेक्शन है। ये नहीं पता किया कि जिन लोगों ने बाहर से पैसा किया वो भेजा वो कौन लोग हैं, लेकिन सीधे सीधे कह दिया। तो तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी कि ये मदरसे गवर्नमेंट बंद करना चाहती है, जैसे कि असम में गवर्नमेंट ने किया है। अब ये मामला फिर, और दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, इस तरह के जो मुकदमा हाईकोर्ट में गया, इस तरह के मुकदमे ज्यादातर बीजेपी के वर्कर करते हैं, RSS के और बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के। तो एक बाकायदा मुनज्जम सोची समझी एक प्लानिंग है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। अब मदरसे के चंदे के बारे में पूछा इन लोगों ने। अब मदरसे का चंदा आता है ज़कात से, और बाकायदा ज़कात की भी हर मदरसा वो देता है रसीद जिससे पैसा लेता है। अब वो कहते हैं मैं अगर किसी मदरसे को 1,000 रुपये महीना देता हूँ, फर्ज कर लीजिए, तो हमसे पूछा जाएगा कि साहब आप 1,000 रुपये महीना जो होता है 12,000 रुपये अपने एहतियात में शो करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है साहब? इतनी बड़ी इंक्वायरी कैसे मुमकिन? तो ये तो मदरसे थे कि ये एक सीधी गवर्नमेंट की बदनीयती है मदरसों के लिए। मदरसे के नाम पर इलेक्शन के वक्त एक फोबिया खड़ा किया जा रहा है ताकि और कोई तरीका नहीं मिला पोलराइजेशन का, तो इसी तरह हो जाए। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पहली बात तो जो मदरसा बोर्ड है वो ये कह रहा है कि वो चैलेंज करेगा इसको हायर कोर्ट में। अब यहाँ सवाल ये है कि जो मदरसा बोर्ड है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार के तहत ही काम करता है। इसके जो अध्यक्ष जो अब ख़त्म हो गया है मदरसा बोर्ड कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए, इसको समझा कैसे जाए कि बीजेपी के नेता के ज़रिए हेडेड एक ऑर्गेनाइजेशन
वो चैलेंज कर रहा है एक ऐसे फैसले को जो उत्तर प्रदेश में अदालत ने फैसला दिया है, जिसको सरकार कहती है कि वो उसका जश्न मना रही है, और यहाँ पर संविधान के तहत होगा। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू को इजाज़त है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे और मुसलमान संविधान के हिसाब से चलेगा। तो इस जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। वो कहने के लिए अपना फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरी तरफ उन्होंने अपील की है लोगों से कि साहब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है, आप चंदा दीजिए। क्यों चंदा दें लोग? जब सुप्रीम मदरसा बोर्ड के पास पैसा था, उनका एक बजट है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उस बजट से पैसे से सुप्रीम कोर्ट जाए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, वो बदनीति है सीधी सीधी। और जितने भी चेयरमैन, चाहे मदरसा बोर्ड, चाहे कटवी हो, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, जितने चेयरमैन बने वो सारे के सारे वो लोग हैं जो बीजेपी में एक तरह से गुलामी करते हैं। उनकी कोई से नहीं होती, उनसे कोई मिलता नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर का भी टाइम नहीं देता, उनका मंत्री भी नहीं मिलता है। तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो वह कहने के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, अब ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं और छोटे जो बच्चे हैं, ये करीब 30 लाख के आसपास ये लोग हैं, इनके भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? कहाँ इनको अचानक किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा? कल्चरली बिल्कुल अलग होंगे ये लोग, और एक तरफ हम देखते हैं कि धड़ल्ले से गुरुकुल चल रहे हैं, वैदिक स्कूल चल रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे सवाल उठ रहा है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया पे सवाल उठ रहा है, तो मदरसों पर। तो आपने तो सीधे तौर पर ये बात कह ही दी, लेकिन इसके बाद भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसके अलग। देखिए, ये पोलराइजेशन करेंगे, इलेक्शन तक ये हंगामा रहेगा। मदरसे बंद नहीं होने वाले हैं, ये बता दूं आपको। वो चाहे इनको एडिट करें या ना करें, ताकि जो मदरसे मोहल्ले में लोग खोल कर बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, उनको किसी तरह की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो संस्कृत विद्यालय की बात है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों का भी एक चेन है और उनको गवर्नमेंट एड देती है टीचरों को, ऐसा नहीं है, उनका बाकायदा बोर्ड है। उसके लिए तो कुछ नहीं कह रहे हैं ये लोग। तो ये तो सिर्फ एक, मैंने आपसे जैसा कहा कि एक बदनीति वाली बात है इसके पीछे, बाकी कुछ नहीं है कि किसी भी तरह मदरसों को खत्म। अच्छा, बाकी ये बच्चे जो हैं इनके, इसमें बहुत सारे, अब योगी आदित्यनाथ ने एक बात ये भी की है कि हम इसलिए मदरसा बोर्ड खत्म कर रहे हैं और ये सब करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा में इक्वलिटी आवे सारे बच्चों की। इक्वलिटी किसके साथ? उत्तर प्रदेश का जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो डिग्री एजुकेशन है सरकारी लेवल पर, उनका जो खस्ता हाल है वो पूरा दुनिया जानती है। और उसमें टीचरों का ये हाल है कि इंटरमीडिएट के टीचरों को 20 तक की टेबल तो आती नहीं है, उनको कंट्री का स्पेलिंग नहीं आती है। आप क्या मदरसे के बच्चों को भी उनके इक्विवेलेंट खड़ा करना चाह रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको समानता लाना चाह रहे हैं। क्या समानता लाएंगे इसमें? तो एडमिशन आप अच्छे, और दूसरे उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसों से मौलवी के बजाय इंजीनियर डॉक्टर निकले। तो इंजीनियर डॉक्टर मदरसे में तो बनते नहीं है, और जहाँ इंजीनियर डॉक्टर निकलते हैं वहाँ मुसलमानों का एडमिशन नहीं होता है। तो क्या गवर्नमेंट उनको इस बात की गारंटी देगी कि भाई हम एडमिशन में ही मदद करेंगे, या उसमें जितना खर्चा आता है उस खर्चे में कोई मदद गवर्नमेंट करेगी क्या, जो गरीबों को इस तालीम से भी महरूम करना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।